प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूचकांक यानी कि निर्देशांक क्या होता है, जो कि क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, लास्ट आपका सांख्यिकी का। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सूचकांक सूचकांक जो वर्ड बना है वो सूचना से ही बना है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है तो उसे हम सूचकांक कहते हैं। तो जो सूचकांक है एक ऐसा सांख्यिकीय माप है जो समय, स्थान या किसी अन्य विशेषता के आधार पर किसी चर का या चरों के समूह के बीच में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई भी ऐसा सांख्यिकीय माप जो चरों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है उसको हम सूचकांक कहते हैं। ये जो सूचकांक होता है वो किसी के आधार पर किया जाता है। वो आधार, अगर आप मूल्य अनुपात की बात करते हो, अगर हम कीमत सूचकांक की बात करते हैं तो उसमें भी हम दो मूल्यों को लेते हैं। जैसे 2024 में जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई साल हम लेंगे, कोई ना ईयर लेंगे जिसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो जिसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसे हम बेस ईयर कहते हैं, यानी कि आधार वर्ष कहते हैं। और जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसे हम चालू या वर्तमान या संदर्भ वर्ष कहते हैं। आगे हम देखेंगे जो सूचकांक हैं उनका प्रयोग किस तरह किया जाता है और जो सूचकांक है उनकी क्या क्या विशेषता होती है। सूचकांक की क्या विशेषता होती है? सबसे पहले है सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। सापेक्ष का मतलब है आप कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में। अगर हम एक चर की बात करें तो वो कंपैरिजन नहीं होता है। तो जो सूचकांक होता है हमेशा दो चरों के बीच में कंपैरिजन होता है। कई बार चरों के समूह के बीच में होता है जिसको हम औसत निकाल कर कंपैरिजन करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन को देखते हैं। तो जो भी सूचकांक होगा वो सापेक्ष परिवर्तन को मापेगा। सूचकांक की सहायता से विभिन्न समय में हम चरों के या चरों के सापेक्ष, जिसको हम प्रतिशत परिवर्तन में मापते हैं, प्रतिशत परिवर्तन का माप किया जाता है। तो जो सूचकांक की विशेषता, पहली विशेषता यही होगी कि सापेक्ष परिवर्तन है, दो के बीच में तुलना की जाती है। जब भी तुलना की जाती है तो उसे हम सापेक्ष बोलते हैं। सेकंड है संख्याओं के रूप में व्यक्त। जो सूचकांक में जो भी परिवर्तन होता है वो संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि गुणात्मक चीज़ों को हम सूचकांक में नहीं लेते, संख्या के रूप में जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसको ही हम सूचकांक के रूप में गणना कर सकते हैं। थर्ड है औसत। जो सूचकांक है वो चेंज दिखाता है, आर्थिक परिवर्तन को दिशा दिखाता है, वो हमेशा औसत के रूप में दिखाता है। तो जो इंडिविजुअल जो वेरिएबल होते हैं उनका जो माप लिया जाता है सूचकांक में वो औसत के रूप में लिया जाता है, प्रतिशत के रूप में लिया जाता है। आगे हम इसकी अलग अलग विधियों के बारे में देखेंगे। देख लेते हैं जो इंडेक्स नंबर है यानी कि सूचकांक है उसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो मेनली इसको दो भागों में बांट सकते हो आप, साधारण सूचकांक या भारित सूचकांक। यानी कि कोई भी सूचकांक है उसको आप गणना कर सकते हो साधारण सूचकांक के रूप में या भारित सूचकांक के रूप में। वेटेज पहले गिवन है तो उसे हम भारित सूचकांक कहते हैं जब वेटेड एवरेज आपको निकालनी होती है, लेकिन अगर सिंपल निकालनी है तो उसे हम साधारण सूचकांक कहते हैं। आगे भी इनके पार्ट है, देख लेते हैं। साधारण सूचकांक की रचना दो तरह से की जा सकती है। साधारण सूचकांक की जो रचना है वो दो तरह से की जा सकती है, सरल समूहीकरण विधि और सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। जो सरल है वो सिंपल होगा, समीशन P1 डिवाइड समीशन P0 मल्टीप्लाई 100। तो P1 का मतलब है जो करंट ईयर है उसका प्राइस कितना है, और P0 का मतलब है कि जो बेस ईयर है उसमें प्राइस कितना है, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सरल समूहीकरण विधि कहलाती है। सरल औसत मूल्यानुपात विधि में समीशन P1 P0 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में n का मतलब है कितनी जो मदें हैं या कितनी जो आइटम है वो n नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें जब हम सरल औसत मूल्यानुपात निकालते हैं तो इसमें हम हर इंडिविजुअल के सामने
P1 P नोट अलग से निकालते हैं और लास्ट में उनका समीशन करते हैं, जबकि सरल समीकरण विधि में जो P1 है उसका समीशन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं समीशन P नोट से। आगे इनको हम विस्तार से देखेंगे। आगे भारित सूचकांक की रचना, इसकी भी दो तरीके से की जा सकती है। भारित औसत मूल्य विधि, भारित समीकरण विधि। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन RW डिवाइड में समीशन W। W का मतलब यहाँ वेटेज होती है, भार आपको गिवन होगा उसको हम W से डिनोट करते हैं, जबकि जो R होता है वो होता है P1 डिवाइड में P नोट। तो इस तरह हम R की वैल्यू निकाल के और जो भार है वेटेड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा भारित सूचकांक निकल जाएगा। इस तरह जो सूचकांक है उसकी दो विधि है, एक सिंपल सूचकांक, एक भारित सूचकांक। भारित का जो फॉर्मूला होगा वो होगा समीशन RW डिवाइड में समीशन W। आगे हम विधियाँ करते हैं विस्तार से। भारित समूहीकरण विधि। भारित समूहीकरण विधि, इस विधि में विभिन्न वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा के आधार पर भार दिया जाता है, जिसमें कुछ विधियां हैं लास्पियर की विधि, पाश्चे की विधि, फिशर की विधि। लास्पियर विधि का जो फॉर्मूला है P01 यानी कि सूचकांक समीशन P1 Q नोट डिवाइड में P नोट Q नोट मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला याद करने के लिए आप सिंपल जो हमने करा था समीशन P1 डिवाइड में P नोट, इसको आप याद कर सकते हो और इसको Q नोट से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई 100। तो इससे हमारी जो लास्पियर विधि है वो बन जाएगी। इस तरह जो नोट का मतलब होता है आधार वर्ष, तो Q नोट का मतलब होता है आधार वर्ष की क्वांटिटी। ऐसे ही P नोट का मतलब होता है आधार वर्ष का प्राइस। P1 का मतलब होता है करंट प्राइस और Q1 का मतलब होता है करंट क्वांटिटी। आगे पाश्चे विधि। पाश्चे विधि क्या करती है, ये चालू वर्ष की मात्रा को लेती है Q1 को। याद रखने के लिए लास्पियर विधि में Q नोट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि पाश्चे में Q1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। Q1 के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को भार प्रदान किया जाता है और जो फॉर्मूला होगा सूचकांक का समीशन P1 Q1 डिवाइड में P नोट Q1 मल्टीप्लाई 100। याद रखने के लिए सेम वही, पहले समीशन P1 डिवाइड में समीशन P नोट और मल्टीप्लाई करोगे इस बार Q1 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह पाश्चे की विधि का निर्माण हो जाता है। आगे फिशर की विधि। जो फिशर विधि है उसको हम आदर्श विधि कहते हैं और ये गुणात्मक विधि है, गुणोत्तर विधि है, जो कि पाश्चे विधि और लास्पियर विधि दोनों की गुणा पर डिपेंड करती है। फिशर ने आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्राओं के आधार पर भार प्रदान किया है। फिशर विधि ने आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्राओं को आधार वर्ष पर भार प्रदान किया है और जो फॉर्मूला होगा पहले लास्पियर का समीशन P1 Q नोट समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लाई समीशन P1 Q1 P नोट Q1। तो ये लास्पियर का है और ये पाश्चे का है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन और साथ में इनका वर्गमूल, लास्ट में मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह फिशर विधि का निर्माण हो जाता है और फिशर के सूत्र को सूचकांक की संरचना को आदर्श सूत्र माना जाता है और ये गुणोत्तर माध्यम है। फिशर का सूचकांक क्योंकि क्वांटिटी मात्रा और कीमत दोनों को ही लेता है, चालू वर्ष का भी और आधार वर्ष, इसलिए ये समय व्युत्क्रमण भी है और तत्व व्युत्क्रम परीक्षण दोनों को पूरा करता है और इसलिए इसको एक आदर्श सूत्र कहते हैं। और याद करने के लिए आपको लास्पियर प्लस पाश्चे दोनों विधियों को याद करना पड़ेगा और फॉर्मूला होगा लास्पियर मल्टीप्लाई पाश्चे विधि का अंडर मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह जब आपको लास्पियर और पाश्चे की विधि याद है तो फिशर की विधि आप आसानी से निकाल सकोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आगे सोल्व करेंगे इनका।